नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने स्पेक्ट्रोमीटर का फ्लोशीट डायग्राम देखा और बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने स्पेक्ट्रोमीटर के फ्लोशीट डायग्राम में देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगे, वो सैंपल सेल में से होके गुजरते हैं। सैंपल सेल ऐसे पदार्थ का बना हुआ होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं करे। उसके बाद सैंपल सेल से गुजरते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मोनोक्रोमीटर पर या एनालाइज़र पर उसको स्कैन किया जाता है। उसके बाद उसको डिटेक्टर में से होके गुजारते हैं। डिटेक्टर में रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और लास्ट में रिकॉर्डर में हम ग्राफ प्राप्त करते हैं। ग्राफ में प्राप्त पीक के आधार पर हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं और उस स्पेक्ट्रा द्वारा हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसी में आगे हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल कितनी प्रकार से गति कर सकता है, यह उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। यदि हम 3D की बात करें तो आप जानते हैं टोटल 3 अक्ष होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मोनो एटमिक जैसे हीलियम, ऑर्गन जैसी मोनो एटमिक गैसों की डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 3 होते हैं। किसी मॉलिक्यूल की एक्स, वाई तथा जेड एक्सिस पर होने वाली गति को ट्रांसलेशनल मोशन, स्थानांतरण गति कहते हैं। चूँकि मोनोएटमिक मॉलिक्यूल हैं, स्पीशीज़ हैं, उसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के लिए आकाश के इन तीनों एक्सिस में गति करने की पॉसिबिलिटी समान होती है। अतः समस्त मोनोएटमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होता है। लेकिन यदि मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम उपस्थित हों तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा रोटेशनल तथा वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, या हम कहें कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान बढ़ जाता है या कहीं 3 से ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो उसकी 3 तरह से ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। चूँकि डाईएटमिक मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं, अतः किसी एक एक्सिस पर स्थित होकर वे 2 अदर एक्सिस पर रोटेशन कर सकते हैं। यदि हम माने कि वह डाईएटमिक लीनियर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर है तो वह वाई और जेड एक्सिस पर रोटेशन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि एक डाईएटमिक मॉलिक्यूल में 2 नाभिकों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है जो एक स्प्रिंग की भांति व्यवहार करता है, तो उसका वाइब्रेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक डाईएटमिक मॉलिक्यूल है और लीनियर है तो उसके टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, या कहीं उसकी टोटल स्थिति को निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या टोटल 6 होती है। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3। इसी प्रकार हम कह सकते हैं यदि किसी मॉलिक्यूल में n एटम हैं तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n, और यह 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल, रोटेशनल तथा वाइब्रेशनल मोशन को बताता है। आपने मोनोएटमिक के बारे में पढ़ लिया कि इसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। अब हम बात करें ट्रांसलेशनल मोशन से संबंधित शेष डिग्री ऑफ फ्रीडम की। वो तो सबसे पहले हम देखें लीनियर मॉलिक्यूल। जैसे अगर हम बात करें, हम एथाइन है, CO2 है आदि डाईएटमिक मॉलिक्यूल की भांति व्यवहार करते हैं, अतः इन सबका रोटेशनल से संबंधित डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल 2 होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि लीनियर
मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, रोटेशनल से मोशन से रिलेटेड होगा 2, तो टोटल हो गए 5। तो अगर वाइब्रेशनल मोशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तो वो हमें प्राप्त होता है 3n-5। इसी प्रकार नॉन लीनियर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल जैसे वाटर, मैथेन, बेंजीन आदि चूँकि तीनों एक्सिस के प्रति रोटेट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका रोटेशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। तो नॉन लीनियर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n-6। एक लीनियर मॉलिक्यूल में चूँकि रोटेशनल की गति 2 होती हैं अतः टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए होगा 3n-6। आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये शुरुआत में हम ले रहे हैं मोनोएटमिक स्पेशीज़ जैसे हीलियम। हीलियम में चूँकि एक ही एटम है तो उसके लिए n बराबर 1 तो 3n हो गया 3 और ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 और रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में टोटल n एटम हैं 2, तो n का मान हुआ 2, 3n हुआ आपका 6। इसमें ट्रांसलेशनल से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, रोटेशनल से रिलेटेड 2 और वाइब्रेशनल से रिलेटेड 1। HCl में भी इसी प्रकार है। उसी प्रकार अगर नॉन लीनियर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें टोटल n एटम हैं 3, तो टोटल इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 9। ट्रांसलेशनल मोशन क्योंकि हमेशा 3 रहेगा और रोटेशनल से रिलेटेड इसमें एक्सिस प्राप्त होंगे 3, तो वाइब्रेशनल से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राप्त होता है 3। CO2 में इसी तरह हमें फाइनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है 4। इस तरह हमने अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटेटर। एक रिजिड रोटेटर वह मॉलिक्यूल है जिसके रोटेशन पर दोनों सिरों के मध्य की दूरी वही बनी रहती है, या कहें दूरी में रोटेशन के दौरान किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, उसे कहते हैं रिजिड रोटेटर। माना एक डाइएटमिक मॉलिक्यूल AB जिसमें 2 एटम A और B क्रमशः m1 और m2 मास वाले हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित हैं। माना जब मॉलिक्यूल AB उस एक्सिस पर रोटेशन करता है जो उसके एक्सिस ग्रेविटी ऑफ सेंटर से गुजर रही है, तब दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान होगा। हम कह सकते हैं m1r1 इज इक्वल टू m2r2। अपने अक्ष पर रोटेशन करते हुए कंप्लीट मॉलिक्यूल का यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो हमें प्राप्त होता है I इज इक्वल टू सिग्मा mi/r स्क्वायर। यहाँ अगर हम डाइएटमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m1r स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। यहाँ m1 m2 परमाणु A तथा B के द्रव्यमान हैं, r1 r2 ग्रेविटी सेंटर से एटम A तथा B की दूरी है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m1 r1 r2 प्लस m2 r1 r2। यहाँ हमने r1 r2 कॉमन लिया तो हमें मिला I इज इक्वल टू r1 r2 m1 प्लस m2। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 4। चूँकि टोटल डिस्टेंस r इज इक्वल टू है r1 प्लस r2 के, तो मैं लिख सकती हूँ m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस r1, इसे नाम दिया इक्वेशन 5। m2 r2 इज इक्वल टू m1 r माइनस r2, इसे नाम दिया इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 से मैं r1 की अगर वैल्यू निकालूं तो मुझे प्राप्त होती है m2r अपॉन में m1 प्लस m2, और इक्वेशन 6 से हमें r2 की वैल्यू प्राप्त होगी m1r अपॉन में m1 प्लस m2।
अब R1 और R2 की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 3 में पुट करूं तो फाइनली मुझे मिलता है I इज़ इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 R स्क्वायर। चूँकि आप जानते हो m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर होता है रिड्यूस्ड मास के, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू म्यू R स्क्वायर। उसके बाद चूँकि एक रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू होती है I ओमेगा, जहाँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है और ओमेगा बताता है एंगुलर वेलोसिटी को। आप पहले एटॉमिक मॉडल में पढ़ के आ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात उसके एक निश्चित और सतत मान होते हैं। तो उसे हम निम्न इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं L इज़ इक्वल टू रूट जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। यहाँ J रोटेशनल क्वांटम नंबर को बताता है, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। एक रोटेशन करते हुए मॉलिक्यूल की कुल ऊर्जा होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ E रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या चूँकि L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा तो मैं लिख सकती हूँ L स्क्वायर अपॉन में 2I। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 9। चूँकि अभी आप पढ़ के आए हो एंगुलर मोमेंटम इज़ द क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं E रोटेशनल इज इक्वल टू जे प्लस 1 अपॉन में 2I h अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर। फाइनली हम लिख सकते हैं E रोटेशनल इज इक्वल टू जे प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I। ये वैल्यू हमें ऊर्जा की प्राप्त होगी जूल में। अब यदि आप, चूँकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मोस्टली क्वांटिटी देखते हैं सेंटीमीटर इन्वर्स में, तो मैं इसको अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ ई बार जे इज़ इक्वल टू ई जे अपॉन एच सी इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इन्वर्स। यहाँ एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, जिसे कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट या घूर्णन नियतांक। तो मैं फाइनली लिख सकती हूँ ई बार जे इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इन्वर्स, या ई बार जे इज़ इक्वल टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इन्वर्स। यहाँ जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। जे का मान पुट करने पर आपको रोटेशनल एनर्जी प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।